हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड के 10th के पेपर के बारे में बताती हूँ कि कैसा पेपर आता है और आपको कैसे करना है। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज बताती हूँ। इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का पेपर, यूपी बोर्ड 10th का इंग्लिश का पेपर आपका 100 मार्क्स से होता है। सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। क्या होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपके कॉलेज में या स्कूल में होगा, उसमें से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है जो बोर्ड में होता है, उसमें से आपको 23 मार्क्स पास हो आप, मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, तो 23 मार्क्स पर आप पास हो। ठीक है, हमें 23 मार्क्स कैसे लाने हैं ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये ट्रिक आजमा ली तो आप ये ट्रिक आप फॉलो कर लो और आप पास हो सकते हो। अब बताती हूँ। 3 hours and 15 minutes का आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका, जिसमें से बोलते हैं कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। नहीं, आप पेपर को पढ़ने के लिए इसमें वेस्ट मत करना कि 15 मिनट पेपर को पढ़ने में वेस्ट करो, बोले 15 मिनट मिले आराम से पढ़ते रहो। नहीं, ये वेस्ट नहीं करने हैं आपको। 1 से 2 मिनट, ओनली लास्ट 2 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए लेने हैं, बस 2 मिनट्स। 2 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ लो। जो भी आपको आता है उस पर थोड़ा हल्का सा, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है टिक लगाना, थोड़ा हल्का सा टिक लगा दो कि ये हमको आता है, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, पहले तो बोलते हैं कि आपके स्कूल में भी कोई भी बोलता है, आपको सलाह दी जाती है कि जो आपको आता है वो क्वेश्चन पहले करो। नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि कंटिन्यू स्टार्टिंग से क्वेश्चन 1 से लेके स्टार्टिंग से करते चलो कंटिन्यू, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो चेक करता है कॉपी को, उसको ज़्यादा इजी रहता है और वो आसानी से करता चला जाता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपको नहीं आता स्टार्टिंग में, जो आपको आता है आप वो भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, इसमें इशू कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। अब हम स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो, पेपर की स्टार्टिंग होती है, मैंने बता दिया आपको 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 23 मार्क्स पर आप पास हो। पासिंग मार्क्स चाहिए आपको तो 23 है, और आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए तो वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है। 15 मिनट्स आपको पेपर पढ़ने के लिए, उसको पेपर पढ़ने में यूज़ मत करना, आप लिखो। क्योंकि ना बच्चे कोई धीरे लिखता है, कुछ वो होता है, फिर बाद में सोचने में मतलब टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो आप 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट्स पेपर पढ़ने को दो। आगे पेपर के बारे में पढ़ते हैं हम। पेपर जो होता है आपका वो सेक्शन 2 होते हैं, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब क्या होता है, इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। पहले रिटिन एग्जाम था, मतलब आपको लिखना ही लिखना था। इस बार आपको OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट आपने देखी होगी, क्योंकि आपके इसमें भी प्री बोर्ड एग्जाम में भी आई होगी और पिछले 9th में भी आपने यूज़ की होगी। क्या होता है, उसमें आपको क्वेश्चन 1 दिया होगा, उसके आगे ABCD दिया हुआ होगा, 4 ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन आपका सही होगा, B सही है मान लो, तो क्वेश्चन 1 के आगे B देख लो, उसके आगे गोला फिल कर दो उसको। OMR शीट में आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। ठीक है, सेक्शन ए में आपका OMR शीट का होगा और सेक्शन बी में आपका रिटेन होगा, जिसमें आपको पेपर शीट दी जाएगी और वो पेपर शीट आपको करनी है। क्लियर। अब पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दी हुई है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, सारा OMR शीट का है। उसमें क्या होगा आपका, ये पूरा आपका क्वेश्चन 1 में आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं। पैराग्राफ रीड करो। पैराग्राफ रीड करने में ज़्यादा टाइम मत लगाना, आपको क्वेश्चन तो छांटने आते ही होंगे, मतलब कि कुछ भी मिल गया तो उसमें से कर दो, जो भी आपका एक क्वेश्चन मिल गया। जैसे इसमें बोला, द नैरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज, मतलब कि नैरेटर जब फर्स्ट ट्रिप पर गया था तो वो कितने साल का था, बताओ। जब वो गया था तो कितने साल का था, तो ये रहा देखो यहाँ पर, व्हेन आई वाज 20 year old आई हैड माई फर्स्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप, 20 year old, तो ये रहा ए यंग मैन ऑफ 20 years। डी है, आपको क्या दिया होगा, ये 4 ऑप्शंस। अब वो हमारी शीट में क्वेश्चन 1 दिया होगा, क्वेश्चन 1 लिखने के बाद उसने ABCD लिखा हुआ होगा, तो आपका कौन सा, डी ठीक है, तो डी वाले गोले में आपको उसको फिल कर दो, डी वाले गोले को। ऐसे आपको हमारी शीट में करना है।
सेक्शन ए में सारा ओएमआर शीट का वर्क है। अब क्या करना है, क्वेश्चन 1 है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन 2 में 4 ऑप्शंस हैं, 3 में 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको देखो और फिल कर दो। क्लियर। अब आगे आपका ये क्वेश्चन, इसमें भी वही है, ये ग्रामर है आपकी। ग्रामर में आपको क्या करना है, 12 टेंसेस आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ग्रामर पूरी इसी से होती है। 12 टेंसेस क्लियर होने चाहिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर होने चाहिए, एक्टिव पैसिव क्लियर होने चाहिए और रीऑर्डरिंग क्लियर होने चाहिए। 10th में यही आता है बस आपकी ग्रामर में, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 12 टेंसेस में से ये रीऑर्डरिंग है। रीऑर्डरिंग मतलब अलग अलग से क्वेश्चन दिए होंगे, मतलब पूरा एक सेंटेंस दिया होगा, वो अलग अलग से दिया होगा, आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस में लगाने के लिए फॉर्मूले होते हैं हमारे ग्रामर में, जो आपको पता होगा। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसको फॉलो करो और बना दो रीऑर्डरिंग। ठीक है, ये आपके हो गए। ये इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ओएमआर शीट में करना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको कर दो फिल। ठीक है, उसके बाद आपका फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 3 दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन किस में से है, ये आपके प्रोज में से हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रोज में से दिए हुए हैं। प्रोज के चैप्टर आपने रीड किए होंगे, उसमें से आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे चैप्टर्स जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सब आप रीड करके जाएं। क्यों, क्योंकि आपके कहीं भी कोई से भी चैप्टर में से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको चैप्टर के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अगर नहीं पता आपको चैप्टर के बारे में तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, ये जो आपके ये क्वेश्चंस हैं 3, ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रोज में से हैं। प्रोज में से आपके तीनों क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है, इसमें ये एनए, अब एनए वाला कौन सा चैप्टर है वो आपको पता होगा तो आप लगा सकते हो, नहीं पता तो आप टिक नहीं लगा सकते, फिर तो तुक्का ही होगा। ये भी तुम्हें उसमें ही करना है ओएमआर शीट में। ये आपका पोइट्री में से पैराग्राफ है, पोइट्री के पैराग्राफ में से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 1 ख़त्म हो चुका है। ये आपका सप्लीमेंट्री में से क्वेश्चन है, प्रोज में से सप्लीमेंट्री सब में से क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें। ये आपका क्या है, ख़त्म हो चुका है यहाँ पर आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में सारा ऑप्शन है, ऑप्शन फिल करने हैं आपको ओएमआर शीट में। अब आगे हम सेक्शन बी में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको प्रोज और पोइट्री के चैप्टर्स के नाम और राइटर के नाम याद होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपके पैराग्राफ इसमें पूछे जाएंगे, तो पैराग्राफ में ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से चैप्टर में से कौन इसके राइटर है। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है। दूसरी बात, आपको पूरे चैप्टर रीड होना चाहिए, कौन से, प्रोज का, पोइट्री का और सप्लीमेंट्री का। चैप्टर के नाम और राइटर के नाम तो केवल प्रोज और पोइट्री के करने हैं, क्योंकि प्रोज में से पैराग्राफ आएगा उसमें पूछा जा सकता है। प्रोज के चैप्टर्स के नाम, क्योंकि प्रोज का पैराग्राफ आपके लिए दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा कि ये कौन से चैप्टर में से कौन इसके राइटर है, ये पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा आपका। 2 मार्क्स आपके हाथ में है। अगर आपने चैप्टर के नाम और राइटर के नाम याद किए हुए हैं तो ये 2 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए। और बच्चे के लिए हर एक मार्क्स कंपलसरी होता है। क्यों, क्योंकि 1 मार्क्स से भी बच्चा फेल हो जाता है। जैसे 23 मार्क्स चाहिए, 22 पर आप फेल हो तो आप ये सोचो कि अरे काश 1 मार्क्स का कहीं ना कुछ कर जाते, एक ही अक्षर लिख देते तो 1 मार्क्स तो हो ही जाता। तो इसलिए ऐसे आपका पोइट्री में से पैराग्राफ पूछा जाता है। पोइट्री में पूछा जाएगा ये कौन सी पोएम है ये, और कौन इसके पोइट है। ठीक है, ये क्लियर। अब सेक्शन बी, सेक्शन ए जो होता है आपका 20 मार्क्स का होता है, जो हमने आप क्लियर कर चुके हैं हम कि कैसा आता है, क्या होता है उसमें। 20 मार्क्स आपके सेक्शन ए में से आएंगे। 20 मार्क्स हो गए। अब आगे सेक्शन बी में से, सेक्शन बी हमारा 50 मार्क्स का होता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 50 मार्क्स में क्या आता है, सबसे पहले आपका पैराग्राफ आएगा। ये पैराग्राफ आपका पैराग्राफ होगा। ये पैराग्राफ में आपके 4 क्वेश्चंस दिए होंगे। 4 क्वेश्चंस पैराग्राफ में आपके 4 क्वेश्चंस दिए होंगे। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। ये 8 मार्क्स तो आपके हाथ में हैं ही। ठीक है, ये तो
कंपलसरी है ही आपके लिए, क्योंकि पैराग्राफ में से ही आपके हाथ में, आप चाहो तो और कर दो क्वेश्चन, हो गया ये। इसमें एक क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन से चैप्टर में ऐसे हैं और कौन इसके राइटर हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन 1 सेक्शन बी का। अब सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन में आपके एप्लीकेशन और लेटर है। अब एप्लीकेशन और लेटर हम कैसे करें, एप्लीकेशन और लेटर की वीडियो मैं डालूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, उसमें एप्लीकेशन और लेटर के बारे में बताऊंगी। आपको कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगी। वो ट्रिक अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका 101% अपॉन में से अपॉन मार्क्स होंगे। 4 मार्क्स का है आपका ये, तो 4 मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे अगर आपने वो ट्रिक फॉलो कर ली। क्यों, आप देखो, अगर आप मान लो आपने 10 लेटर्स याद कर लिए, अब उसमें क्या हो रहा है, 10 लेटर्स में से आपका एक भी लेटर नहीं आया तो क्या करोगे, आप छोड़ के आओगे कि वो ही नहीं आया जो हमने याद किया है, यही है ना। लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगी, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया वो फॉलो कर लेना, आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्लियर। अब आगे आपका एप्लीकेशन लेटर आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मेरे में देख लेना, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, याद ही मत करना। सेक्शन बी के बारे में बता रही हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन 1 सेक्शन बी में, क्वेश्चन 1 में कुछ नहीं करना, छांटने आपको क्वेश्चन सेक्शन, और फिर क्वेश्चन 2 सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 है, एप्लीकेशन लेटर पूछा गया है। एप्लीकेशन लेटर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो बता दूंगी वीडियो में। अब आ गया क्वेश्चन 3, उसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से एक करना है, या तो पैराग्राफ लिख दो या आर्टिकल लिख दो, मर्जी आपकी है, जो भी। इसमें भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कुछ भी बना के लिख दो जो आपको आते हैं। कितने 80 से 100 वर्ड्स का लिखना है, आराम से लिख सकते हो, कुछ भी बना के आप लिख सकते हो। एनवायरनमेंट डे के बारे में आप आराम से लिख सकते हो, या आर्टिकल लिख दो पॉल्यूशन के बारे में, जो भी आप जानते हो पॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद आपका आ गया ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये ग्रामर है आपकी। ग्रामर में क्या है आपके में, ग्रामर में आपके में सबसे पहले है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जानते होगे तो आप कर सकते हो, नहीं जानते तो नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो भी डाल दूंगी। एक ही वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगी कि आप कभी भी भूल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव आते हैं तो आप कर सकते हो। अब आ गया पंक्चुएट। पंक्चुएट में क्या होता है, पंक्चुएट नहीं आता तो पंक्चुएट में क्या होता है आपको पता है, हमें मतलब कि ये देखना है कि कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर कैपिटल लेटर बनेगा, कहाँ पर स्मॉल लेटर बनेगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये है पंक्चुएट का मतलब। आपको पता है जब हम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस चालू करते हैं, उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर होता है, तो आई जो है इसको कैपिटल लेटर बना दो, आई को। इज बन गया। इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड रमेश, आई एम अफेयर्ड, आई कैन नॉट। आई वाला देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा सेंटेंस चालू होगा, यहाँ कॉमा लगा दो और आई को बड़ा बना दो। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका। ऐसे ही आपको ये करना है, मैं बता दूंगी कैसे करना होगा, बहुत इजी दिया जाता है वहाँ पर। 10th वालों के लिए तो बहुत इजी एग्जाम होता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। छोटे बच्चे आप हो नहीं, आप कर सकते हो, 10th क्लास में तो समझदार बच्चे आ जाते हैं। अब आगे आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक स्टोरी दी हुई होगी, बहुत इजी स्टोरी आती है, स्टोरी दी हुई होगी जो आपको ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश में, ठीक है। अब क्या है, इसमें स्टोरी बनाने का तरीका बताती हूँ क्या होता है। स्टोरी में क्या करते हैं, अगर आपको स्टोरी नहीं आती, ज़्यादातर बच्चों को यही होता है कि बोले हमें तो आती ही नहीं है, स्टोरी नहीं आती, तो एक मैं ट्रिक बताती हूँ क्या करना। छोड़ना तो आपको कुछ है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बोर्ड में, नहीं भी आता है तो वो भी करो, कुछ भी लिखो उसमें। कुछ भी का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी लिख दो, मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए, वो लिखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टोरी में भारत एक प्राचीन देश है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले भारत एक प्राचीन देश है, इसको बनाओ, बस पूरी स्टोरी मत पढ़ो, केवल एक सेंटेंस पढ़ो, जहाँ फुल स्टॉप लग रहा है वहीं पर देख लो। अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, वो होता है जो वाक्य में काम करता है। भारत एक प्राचीन देश है, प्राचीन देश कौन है, भारत, तो सब्जेक्ट बन गया ये हमारा। अब तुमने सब्जेक्ट लेने के बाद अब तुम्हें लास्ट में आ जाना है, सेंटेंस के लास्ट में है तो इसकी इंग्लिश लगाओ, फिर देश की लगाओ, फिर एक प्राचीन की लगाओ,
बन गया। मतलब ऐसे सेंटेंस बनता है, तुमने ये ले लिया इसकी संस्कृति एक साथ ले लो, है बड़ी समृद्ध। ऐसे इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, तो इसकी छाप एक साथ सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद लास्ट में आ जाओ, जा सकती है कि बना दिया आपने, फिर देखी की लगा दो, फिर अनेक देशों में, ये बना दिया। मतलब लास्ट में पहुंच जाओ, लास्ट से बनाते चले जाओ, जो भी वर्ड है आगे आगे बनाते चले जाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना, उसके बाद लास्ट में पहुंच जाओ। हेल्पिंग वर्ब ले लो, वर्ब अगर मतलब जो भी है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। यह देश सब्जेक्ट है, कौन जाना जाता है? यह देश सब्जेक्ट ले लिया, खत्म। अब आ गया, यहाँ पर आ जाते हैं, जाना जाता है। टेंस की तुम्हें पहचान भी होनी चाहिए, ताहे आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जाना जाता है लगा दिया, फिर त्योहारों के लिए लगा दिया, फिर और साधुओं, मंदिरों, मेलों और अपने मेलों, अपने देशों, मंदिरों, अपने साधुओं, अपने त्योहारों, ये कर दिया। हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। अब क्या है, हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। किसे बचाना चाहिए? इसे बचाना चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद चाहिए, फिर बचाना, फिर प्रदूषण रहित, ऐसे। तो सब्जेक्ट ले लो और लास्ट में बनाते चले जाओ। ठीक है, ये हो गया। किसी की मीनिंग आपको नहीं पता तो वो ही लिख दो। जैसे प्रदूषण की मीनिंग नहीं पता तो प्रदूषण ही लिख दो उसको। त्योहारों की नहीं पता, त्योहार लिख दो उसको। कुछ नहीं होता कि इंग्लिश में, पर ऐसा नहीं है सबकी लिखो, कोई एक दो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आगे आ गए हम। आंसर द फॉलोइंग वर्ड्स 30-40 वर्ड्स ईच। मतलब कि सबका आंसर देना 30 और 40 वर्ड्स में। क्या है, क्वेश्चन ए है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और बीच में लगा हुआ है एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है। ऐसी बी में एक क्वेश्चन ऊपर, एक क्वेश्चन नीचे, बीच में और लगा हुआ। अब इसमें क्या करना है, ये आपकी प्रोज में से हैं। क्या है, ये आपके प्रोज में से हैं। अब क्या, आपको हर प्रोज में से हर चैप्टर के बारे में अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप आंसर नहीं कर सकते। इसमें क्या करना है आपको, आपने रीड किया हुआ है चैप्टर, अगर इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन को समझा कि इसमें ये पूछ रहा है, अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आता और क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उससे रिलेटेड आपको जो भी, मतलब कि चैप्टर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, चैप्टर से, क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको आता है तो आप लिख सकते हो। आपको मिलेंगे ही ना मार्क्स, तो मिलने हैं। क्यों मिलने? क्योंकि आप उसी चैप्टर से रिलेटेड लिख रहे हो, इसलिए आपको मार्क्स मिलने ही हैं। अलग से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी और चैप्टर का पूछा हुआ है, आंसर आप किसी और चैप्टर का लिख रहे हो, ऐसा नहीं। उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने आंसर लिखा है तो आपको तो आपको मार्क्स मिलने ज़रूरी है, मिल जाएंगे। ऐसे ही इसमें है। अब आपको ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर मान लो आपने याद किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, आ गया भाई ये मैंने लर्न किया है, फिर तो आप लिख सकते हो। अगर नहीं लर्न किया हुआ तो आपको चैप्टर के बारे में पता है कि इसमें क्वेश्चन की हिंदी आपको निकालनी आनी चाहिए, क्वेश्चन की हिंदी निकालो, कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो आपको पता चल गया, बोले इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कर दो। 30 वर्ड्स का लिखना है, बस आराम से लिख सकते हो, लिख दो। अगर नहीं आता ये वाला तो आपको चैप्टर से रिलेटेड तो पता ही है, चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख दो, चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको पता है। पूरे चैप्टर के बारे में बताए तो पूरे चैप्टर के बारे में लिख दो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन क्लियर। अब आपका आ गया एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना, एनीवन। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 पूछ रहा है, या कितने क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, ये आप आराम से ढंग से वहाँ पर पढ़ना। 1 पूछ रहा है और 60 वर्ड्स का पूछ रहा है। क्या करोगे, इसमें दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करना है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना है, मान लो आपको इसके बारे में, कीसा गोतामी, इसके बारे में आपको चैप्टर के बारे में पूरा पता है कि कीसा गोतामी कौन था, उसने क्या किया, कैसे किया, ये सब आपको पता है, तो आप आंसर लिख देना। चैप्टर आपको, मैं फिर से बोल रही हूँ कि चैप्टर को रीड करके जाना, पूरा चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोज के बारे में भी, पोइट्री के बारे में भी और सप्लीमेंट्री के बारे में भी। 3 होते हैं आपके एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। ग्रामर तो अलग हो ही गई। प्रोज में जितने भी चैप्टर्स हैं सब रीड होने चाहिए आपको,
पोइट्री के चैप्टर रीड होने चाहिए और सप्लीमेंट्री के चैप्टर रीड होने चाहिए, तो आप कर सकते हो। इसमें क्या है, किस्सा गौतमी के चैप्टर के बारे में आपको सारा कुछ पता है, तो वो पूरा चैप्टर लिख दो। लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा चैप्टर लिख दो, तो उसमें इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपको 10th क्लास तो इतनी इजी बोलते, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको बस सब चीज़ आनी चाहिए, ये समझदारी का वो है बस। आगे देखो, आगे आ गया, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको तो आप देखना ही मत, इसको तो देखना ही मत। नीचे आपके लिए 4 लाइन्स की पोएम दी हुई है, ये 8 लाइन की पोएम याद कर लो, 8 लाइन की पोएम याद कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मान लो अगर आप ये क्वेश्चन याद करोगे, आया नहीं क्वेश्चन, आपके 3 मार्क्स गए। वैसे मैंने बताया है चैप्टर रीड हो तो चैप्टर लिख दो, लेकिन क्यों हम ये रिस्क नहीं क्यों लें, हम 8 लाइन की पोएम क्यों ना याद कर लें। पता ही है हमें कि आनी ही आनी है वो, तो 8 लाइन की पोएम याद कर लो। सबसे पहले आप प्रोज और पोइट्री के चैप्टर्स के नाम और राइटर के नाम याद कर लो। दूसरे नंबर पर इन सारे चैप्टर को रीड कर लो। तीसरे नंबर पर 8 लाइन की पोएम याद कर लो। ये 3 चीज़ें मैंने बताई, ये हमें पता है कि आनी है ही, तो इनको क्यों ना हम पहले से ही कर लें। ठीक है, कर लो। 8 लाइन की पोएम याद कर ली, उसमें से 8 लाइन की क्यों, अब इसमें तो 4 लाइन की दी हुई है, क्योंकि शुरू की जो 4 लाइन है इसमें बोला हुआ ये रहा, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब जो क्वेश्चन पेपर में ना दी हुई हो वो लिखनी है, आपको कॉपी नहीं करनी क्वेश्चन पेपर में से, क्वेश्चन पेपर में दी होती है ना वो नहीं करनी। तो क्या शुरू की 4 लाइन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गई हैं तो लास्ट की 4 लाइन जो आपने याद की हुई है वो कर दो। अगर लास्ट की 4 लाइन पेपर में आ गई हैं तो शुरू की 4 लाइन कर लो। ठीक है, ये इसलिए 8 लाइन की पोएम याद करनी होती है। इस क्वेश्चन को तो देखना ही मत, 4 लाइन की पोएम फटाक से कर दो, 3 मार्क्स आपके पक्के, क्योंकि हमें 23 मार्क्स चाहिए, 23 मार्क्स चाहिए हमें 70 में से। अब आ गया आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तो बहुत ईजी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पोएम के बारे में पता होना चाहिए। शुरू के 3 पोएम के बारे में आपको पूरा रट लो कि ये पोएम में क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है पोएम में, वो पूरा पोएम आप उसमें लिख दो। पोएम मतलब वो नहीं कि वो पूरी पोएम ही लिख दो, ऐसे नहीं, पोएम का सारांश लिखना है आपको, एक्सप्लेनेशन करके लिखना है उसको कि इसमें पोएम में क्या बोल रहा है, ये एक्सप्लेन करके आप पूरा उसमें पोएम में लिख दो कि इस पोएम में ये हुआ है, ये हो रहा है, ऐसे लिख दो। शुरू के 3 बस, शुरू के 3 कर लो, पूरे पक्के उसमें से एक आ जाएगा आपके लिए, और वो आप कर दो, पूरे अच्छे से लिख दो। सेंट्रल आइडिया में ये होता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। रटने वाली चीज़ों को भूल जाते हैं और समझने वाली चीज़ों को हमेशा हम याद रखते हैं, हमेशा याद रहती हैं वो। जैसे कोई कहानी सुनाता है तो हम कहानी को कितने अच्छे से सुनते हैं, वो हमेशा याद रहती है हमें, क्योंकि हम उसको समझते हैं, रटते नहीं हैं। ऐसे ही इनको रटना नहीं है, समझना है। सेंट्रल आइडिया में पोएम के बारे में समझ लो। आप स्कूल में बोलो कि सर हमें ये पोएम के बारे में बता दो, इस पोएम में क्या हुआ है, बता दिया, आप जाओ घर पे उसको हिंदी में लिखो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आप खुद से जो लिखोगे वो हमेशा आपको याद रहेगा, दूसरों से लिखवाओगे तो वो इतना याद नहीं है, क्योंकि वो तो फिर से रटना हो गया। ठीक है, ये क्लियर सेंट्रल आइडिया के 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। शुरू के 3 चैप्टर कर लो बस। उसके बाद आपके अभी सप्लीमेंट्री में से हैं 2 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन करना है दोनों में से। सप्लीमेंट्री के भी शुरू के 3 चैप्टर कर लो पूरा कंप्लीट। उसके बारे में मतलब आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, रीड कर लो, और चैप्टर के बारे में पूरा हिंदी में समझ लो क्या हो रहा है। ऐसे इसमें फिर आप अगर आपको पता है कि ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, जैसे रिचार्ड वाला, आपको पता है रिचार्ड वाले में क्या हुआ था, कैसे हुआ ना, कर दो क्वेश्चन को पूरा, जो भी आपको पता है वो लिख दो, आंसर आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं उससे रिलेटेड अगर आप लिखोगे तो। ऐसी लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको पता है लंदन वाला कौन सा चैप्टर है, क्या है उसमें, पूरा लिख दो पूरा। एक ये भोली वाला है, भोली वाला अगर आपको चैप्टर पता है कि भोली कैसी थी, क्या था उसमें, क्या हुआ है, पूरा चैप्टर का सारांश उसमें लिख दो, तो आपको 60 वर्ड्स का हो गया, तो आपको मार्क्स पक्के। 4 मार्क्स का है, 4 नहीं देगा तो 2 तो मार्क्स पक्के हैं ही आपके, लिखोगे तो उससे रिलेटेड, तभी नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। अब देखो, अब क्या हमें क्या करा, 23 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। देखो ये था आपका, इसमें क्या है, इसमें है पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आपने अगर ये छांट लिए आते होंगे,
तो इसमें आपके पक्के मार्क्स हैं, ठीक है। और सब ये आपके समझने की चीज़ है। इसमें आपके ये 3 मार्क्स कंप्लीट हैं। 3 मार्क्स हो गए यहाँ पर, क्योंकि हमें 23 मार्क्स चाहिए, वो 23 मार्क्स बोल रही हूँ। अगर ज़्यादा चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 70 में से आपको 23 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। सेक्शन ए की बात हो रही है अभी, तो 3 मार्क्स ये आपके हाथ में है। और इसमें ये भी पूछ सकता है कौन से चैप्टर में से, तो ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर के नेम, राइटर का नाम याद होना चाहिए। 3 मार्क्स हो गए। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे ये पैराग्राफ है, इसमें से ये अगर ये आपने कर दिया तो 2 मार्क्स ये हो गए, 5 मार्क्स हो गए आपके टोटल। उसके बाद प्रोज में से अगर आपको पता है, प्रोज के चैप्टर अगर आपने पढ़े हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। हम इनको जोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि हम वो कर रहे हैं कि जो हमें बिना पढ़े हमें मार्क्स मिल सकते हैं, वो तो हम बोल रहे हैं, और तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। अब आगे पोइट्री का, ये पोइट्री के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस ये हो गए। 5 पहले हो गए तो 2 हो गए, 7 क्वेश्चंस हो गए। आगे सप्लीमेंट्री में से दिया हुआ है, ये भी सप्लीमेंट्री में से। अब सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी के ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब 2 का ये, 2 का ये, और 2 का ये, और 1 का ये, क्योंकि इसमें अपोजिट वर्ड पूछा हुआ है केवल एक नियर का। तो 2 4 6 7, 7 यहाँ हो गए थे, 7 यहाँ हो गए, 14 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपके लेटर एप्लीकेशन, में गारंटी से कह रही हूँ, जो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके पूरे मार्क्स पक्के हैं। 4 मार्क्स का ये हो गया तो 18 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स का हो गया लेटर आपका, 18 मार्क्स हो गए। आप फिर ये जो है, ये क्वेश्चंस में अगर नहीं पता आपको तो लिखना है। 6 मार्क्स का छोड़ना मत, जो ज़्यादा मार्क्स का उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। छोड़ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं आता तब भी लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रामर आ गई आपकी, आपको आती है तो आप कर लोगे। उसके बाद ये, इसमें से अगर आप को नहीं बनानी आती, और जैसे मैंने बताई अगर आपने ऐसे बना दी तो आप क्या करोगे, घर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5 स्टोरी की प्रैक्टिस कर लो, केवल 5 स्टोरी की प्रैक्टिस। आपको जैसे मैंने बताई है ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, पता चल जाएगा आपको कैसे, क्या, कहाँ, कैसे करना है, ठीक है। अब क्या है आगे देखो, ये 4 मार्क्स का 2 मार्क्स इसमें पक्के समझो। अगर आप करके ही आए तो 18 और 2 20 मार्क्स हो गए आपके, देख लो। हमने कुछ नहीं करा, 20 मार्क्स हो गए हैं। आगे देखो, ये 6 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसी ये है पोएम के आप 3 मार्क्स ऐड कर ही लो, 23 मार्क्स हो गए आपके, देख लो, हो गए पास। और क्या आप करके ही नहीं आओगे क्या? बिल्कुल भी करके आओगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। सेंट्रल आइडिया आप लिखोगे ही लिखोगे 101%, क्योंकि पोएम के बारे में आपको पता रहता है किसमें क्या हुआ। नहीं पता तो देख लो, क्या आजकल तो इतनी टेक्निक चल रही है। देखो, पोएम को डालो उस पर, नेट पे, उसकी हिंदी निकल के आ जाएगी, उसके बारे में आपको सब कुछ बता देगा कि इसमें ये हुआ, ये हुआ। खुद से लिख दो, हिंदी में खुद से लिखो और इंग्लिश में फिर उसको ट्रांसलेट करो तो आपको आ जाएगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। शुरू की 3 कर लो, केवल सप्लीमेंट्री में भी शुरू की 3 कर लो, चैप्टर कंप्लीट। शुरू के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो, आपके इसी में से ही आना है जो भी कुछ आना है, ठीक है। क्लियर? 23 मार्क्स हमको चाहिए थे, 23 मार्क्स हमको मिल गए, हो गया आपका क्लियर। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, और ये ट्रिक आप कर लोगे। मैंने आपको पूरे पेपर के बारे में बताया कि कहाँ कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, पेपर में क्या होगा। OMR शीट आएगी, OMR शीट में आपको, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वहाँ जो भी क्लास में होते हैं टीचर, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो कि हमें कहाँ क्या करना है, ठीक है।